नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था एक कि जो एग्जाम के अंतिम 50 दिन के लगभग आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो उसमें मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था सभी विद्यार्थियों से कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो उसका जवाब जो है वो बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत भी दिया। तो उसका सही जवाब जो था वो ये था कि शपथ दिलाने का काम है राज्यपाल का। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य व्यक्ति, तो वो शपथ दिलाते हैं। अधिकतर में काफी विद्यार्थियों ने जवाब उसका राष्ट्रपति भी दिया था कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ऐसा नहीं है। तो अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको ये याद नहीं था। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये आपको याद था, लेकिन फिर भी आपने रॉन्ग कर दिया। तो वो रॉन्ग आपसे क्यों हुआ? कहीं ना कहीं याद करने में कोई ना कोई आपसे मिस्टेक हुई है, तब इतनी सरल चीज आपसे जो है इसमें गलत हुई। तो कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे तरीके जो आपको निश्चित रूप से लाभदायक होंगे कि कोई भी चीज आपको याद कैसे हो। तो आगे वीडियो बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब आज और देना है कि जो राणा कुंभा उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, वो किस व्यक्ति को या किस शासक को पराजित करने की स्मृति के अंदर उस विजय जो है स्तंभ का निर्माण करवाया था उनके द्वारा। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति शपथ वगैरह क्या है, क्या सिस्टम है इसका। थोड़ा सा देख लीजिए इसको। सेंटर में कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजे, राष्ट्रपति के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जिस राज्य के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उस राज्य के गवर्नर से, इन दोनों से सलाह करेगा। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति अगर करनी है तो वो नियुक्ति किससे सलाह से करेगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का गवर्नर, जहां उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो उस राज्य के गवर्नर से सलाह मशविरा करेगा। कौन? राष्ट्रपति। यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करने का जो है वो काम किसका है? वो राष्ट्रपति करता है। तो ये तो हो गया। अब अन्य जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। पहले वो दो से सलाह ले रहा था हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए, अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो वो इस चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह साथ में लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उस राज्य का गवर्नर और उस राज्य का जो है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको कि राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया है, इन तीनों से सलाह मशविरा करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यह तो था मेन पॉइंट। अब यह है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को और इनको शपथ दिलाने का काम किसका है? तो इनको शपथ दिलाता है गवर्नर यानी उस राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो ये ध्यान में रखें, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, नियुक्त राष्ट्रपति जरूर करता है। अब मजेदार किस्सा और, अगर इनको त्याग पत्र देना हो, अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को त्याग पत्र देना हो तो ये त्याग पत्र गवर्नर को देंगे या राष्ट्रपति को देंगे? तब ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगर इनको त्याग पत्र देना हो तो ये गवर्नर को देंगे या राष्ट्रपति को? ये राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। इनको शपथ दिलाने का काम गवर्नर का जरूर है, बाकी कोई काम नहीं है गवर्नर का। बाकी काम यहां राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। और ये त्याग पत्र भी देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। ये छोटी सी बारीकी सी प्यारी प्यारी सी चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, आपकी जबान पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। देखिए, किसी भी विषय को सरल रूप से याद करने का जो तरीका है, सबसे पहला तो है रिवीजन। यानी आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसे बार बार पढ़ें, उसका बार बार रिवीजन करें। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर रिवीजन का क्या सही समय क्या होना चाहिए? हालांकि देखिए, सबका अपना अपना एक समय होता है और मेरा तो यह मानना है कि जब तक वो चीज याद नहीं हो जाए तब तक रिवीजन करते रहो।
अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए सबका अपना एक तरीका होता है, कोई 7 दिन बाद में रिवीजन करेगा, कोई 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद रिवीजन। तो आपको जो सुविधा जचे, मेन बात यह है कि वो चीज आपको याद होनी चाहिए। चाहे उसको रात को रिवीजन करो, फिर अगले दिन सुबह फिर कर लिया, फिर मान लीजिए 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, जब भी आपको लगे माइंड में आपको वो चीज रिकॉल करते रहना है, बार बार याद करते रहना है। तो एक तो इस तरीके से आपको वो चीज याद करनी है, क्योंकि आप याद करोगे तभी एग्जाम में सिलेक्शन होगा। आप चीज कोई इतनी मेहनत भी कर रहे हो और एग्जाम में याद भी ना आए, जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया, अभी बताया था, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, कितने ही विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दिया इसका, जबकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इसके बाद में ज्यादा कठिन हो तो बोलकर पढ़ सकते हैं। देखिए, ये भी सबका हालांकि पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन कुछ टॉपिक जो आपको लगते हैं आपके लिए वो ज्यादा हार्ड हैं, उनको याद करने का तरीका है कि आप उनको बोल करके पढ़ें। बोल के पढ़ने का थोड़ा सा एक फायदा और ये होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि जब आप बोल करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको एक जगह ध्यान तो लगाना पड़ेगा। मन ही मन में आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वो मन ही मन में रह जाती है, और मन कहीं और भाग जाता है, शिमला मनाली किसी के साथ घूमने के लिए। तो बोल करके पढ़ें जो टॉपिक आपको ज्यादा हार्ड लगते हैं। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं, लिख कर पढ़ें, चार्ट मैप की सहायता लें। अगर मान लीजिए अगर आप लिख करके नहीं पढ़ते और आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको लिख करके पढ़ना चाहिए। लिखने का मतलब यह नहीं है कि आप सारा का सारा जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा जो एज इट इज छाप दें, ऐसा नहीं है। आप किसी चीज को याद कर रहे हैं मान लीजिए, तो नोटबुक कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई नाम आ गया साथ में, हार्ड नाम है उसको लिख लिया, फिर आज अच्छा एक ये पॉइंट ये लिख लिया, ये नाम लिख लिया। थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास साथ में करते रहें। इसके अलावा आप चार्ट या मैप की सहायता ले सकते हैं, कि मान लीजिए कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से उसकी रूपरेखा बना दी, अच्छा ये इस प्रकार से है, ये फिर यहाँ ये और ये लीजिए, यानी विजुअल रूप से आपको चीज याद हो रही है, दृश्य रूप में। तो आप इस तरह से चार्ट या मैप की सहायता ले सकते हैं उस विषय को बनाने में, उसको याद करने में, कि एक ही पेज के अंदर, एक पेज दो पेज के अंदर आपके चार्ट मैप जो बने रहेंगे उनको बार बार आप देखेंगे तो विजुअल रूप से वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी। इसके बाद में आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, आपने लिख करके याद किया, चार्ट बना लिया, मैप बना लिया, उसको शॉर्ट रूप में भी लिखें। अब अगर आपने अब तक नहीं लिखा है और आपको याद है तो ऐसी कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि अब तक शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए थे। कुछ तो चीजें हो, अब जैसे मान लीजिए बाल विकास पढ़ रहे हैं तो सारी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक पेज का पेज लिख देंगे। आप एक 10 पेज के चैप्टर को एक पेज में समाप्त कर सकते हो। मेन मेन पॉइंट है वो लिखो उसमें, कि हाँ मैं एग्जाम से पहले इनका दोहरान कर सकूं, इनका रिवीजन कर सकूं। आप एग्जाम से पहले पूरी कॉपी नहीं पढ़ पाएंगे आप, क्योंकि एक ही विषय आपको नहीं पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है, दो दो भाषाएं हैं। भाषाओं के अलावा आपका एसएसटी, इसका तो कहना ही क्या क्या, इतना बड़ा सिलेबस। जो मैथ साइंस के भी विद्यार्थी हैं, रीड लेवल फर्स्ट के भी विद्यार्थी हैं, तो शॉर्ट में पढ़ें, उसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसका दोहरान कर सकें। वो कोई भी पॉइंट आपके सामने आए और आप उसको वो चीज याद आ जाए। जैसे मान लीजिए जीन पियाजे है, अब जीन पियाजे की आप अवस्थाएं पढ़ रही है, उसमें जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या लिख दिया आपने, एक तो इसकी एज लिख दी। अब इसके लिए पूरी ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जीन पियाजे ने अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इस आयु वर्ग से इस आयु वर्ग को माना है, ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ये एक शॉर्ट में लिख दो 7 से 11/12, कहीं 11 कहीं 12, कोई मायने नहीं रखता वो कितना है, 7 से 11 या 12, ये लिख दिया आपने इतना सा। अब ये पूरी कथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो जो विशेषताएं हैं, 5-6 मेन मेन विशेषताएं हैं, बस उन 5-6 के नाम लिख दिए, ये लो होगी मूर्त संक्रियात्मक। तो ये होता है शॉर्ट नोट्स, कि एग्जाम से पहले आप केवल इनका दोहरान करो। इसके बाद में देखिएगा आता है ग्रुप स्टडी। देखिए ग्रुप स्टडी अगर सही मायने में की जाए तो इस ग्रुप स्टडी के बहुत फायदे होते हैं। ये जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं ये ग्रुप स्टडी से सारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप मित्र हैं, 5-6 मित्र हैं, आप 2-3 मित्र हैं, और
आपने ये कर लिया कि अच्छा ये टॉपिक जो है ये मुझे पढ़ना है, और आज ये कर लिया अच्छा ये वाला टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए राज्यपाल, आप तीनों ने कर लिया कि भाई तीनों राज्यपाल पढ़ो आज, और आज शाम को हम राज्यपाल पे डिस्कस करेंगे। अब वहां आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन कई विद्यार्थी जो हैं कि हमारा समय बढ़िया निकल जाएगा, बैठ के हताई करेंगे, उस चक्कर में वो बातें कर लेते हैं, और मेन पढ़ाई का जो विषय था ग्रुप स्टडी नाम है वो तो दूर दूर तक कहीं और चला जाता है, और केवल बातें रह जाती हैं कि ग्रुप में बस गॉसिप। गॉसिप क्या होती है? बातें करना, दुनिया भर की बातें कर लो चाहे। अगर आपका उद्देश्य सही है और आप उसी उद्देश्य से मिल रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में बात करते हैं, 1 घंटा आपने कर ली बात ग्रुप स्टडी, 1 घंटा 2 घंटा आपने उस विषय पे बात कर ली, वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो उस चीज का लाभ आपको मिलता है, बशर्ते आप वो सही दिशा में हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि ग्रुप स्टडी शुरू में 1-2 दिन तो ढंग से पढ़ेंगे, फिर बस उसके बाद उनकी बातें शुरू हो जाएगी और क्या चल रहा है आजकल, ये वो। और ग्रुप स्टडी एक अच्छी चीज है, लेकिन सही दिशा में प्रयोग हो तब है। और एग्जाम से 1 महीना पहले मेरा यह मानना है कि ग्रुप स्टडी अगर है तो उसको बंद कर देना चाहिए, उसके बाद में पूरी तरह से एकांत हो जाना चाहिए। आप जो वो अवस्थाएं पढ़ते हैं ना, वो 4 आश्रम की अवस्थाएं, उसमें जो सबसे लास्ट वाली अवस्था आती है, जो 76 से 100 साल तक वाली, संन्यास आश्रम। तो एग्जाम से पहले का जो समय, लगभग 1 महीने पहले का समय है, वो पूरी तरह से आपका संन्यास आश्रम ही है वो। उस वक्त आप ऐसे एकांत में रहें, मनन करें, चिंतन करें, और ज्यादा बोलें नहीं। इसके बाद में आता है बिंदुओं को समझकर पढ़ें। तो इसके अलावा एक चीज का आप ध्यान में रखिएगा, जो पॉइंट समझने वाले होते हैं उनको समझ करके जरूर पढ़ें आप। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो समझने वाले टॉपिक हैं उनके भी रट्टे लगाने की कोशिश करते हैं, और उनको इसमें मजा भी आता है, अरे वाह वाह वाह। तो इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 2 मिनट के अंदर सब रट्टाफिकेशन खत्म हो जाती है अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसने पूछ लिए तो। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं, एक तो होता है कंसेप्ट और एक होता है फैक्ट वाला। अब जैसे मान लीजिए बाल विकास की अगर बात करें, तो कंसेप्ट वाले के अंदर जैसे जीन पियाजे है, सिगमंड फ्राइड है, वाइगोत्स्की है, ये जैसे नैतिक विकास के सिद्धांत हैं, ये कुछ जो बाल विकास है, ये वो टॉपिक हैं जो कि कंसेप्ट वाले हैं, समझने वाले हैं। अब फैक्ट वाले का जैसे मान लीजिए बुद्धि है, अब बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सिद्धांत, और उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट वाला है। फैक्ट वाले को फैक्ट की तरह बार बार बोल बोल के आपको, चाहे लिख के याद करो, कैसे याद करो, उसको याद करना पड़ेगा, चाहे उसके घोटे लगाओ, रट्टे लगाओ, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज है वो आपको समझ करके पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने वहां भी सिर्फ रट्टाफिकेशन को प्रयोग किया तो एग्जाम में 2 मिनट में मामला साफ हो जाता है, समय नहीं लगता उसमें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको एग्जाम तक वो चीज याद कैसे रहे। बाद में भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम तक तो वो चीज याद रहे। और जिस तरह से जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था और उसमें बच्चों ने राष्ट्रपति का उत्तर किया, तो मुझे लगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब इतने विद्यार्थी गलत कैसे कर सकते हैं। तो बस उसको आप, इसलिए ये कुछ तरीके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको जो है इन पॉइंट से लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।